नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से भीम आर्मी के पूर्व चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद विवादों के घेरे में हैं। उनकी महिला मित्र बताई जा रही डॉक्टर रोहिणी घावरे ने काफ़ी गंभीर आरोप चंद्रशेखर आज़ाद जी पर लगाए हैं। कहा है कि 2.5-3 साल उनका रिश्ता चला और अब चंद्रशेखर आज़ाद उन्हें धोखा दे रहे हैं। साथ ही आरोप है कि चंद्रशेखर आज़ाद समाज को भी धोखा दे रहे हैं और बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। रोहिणी घावरे के आरोपों में कितनी सच्चाई है वो जानने के लिए आज हम उनके कॉलेज टाइम के मित्र और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं मुजफ्फरनगर से अमरकांत चीकू जी उनके पास पहुंचे हैं। चूंकि 6 साल तक कॉलेज लाइफ में दोनों साथ रहे, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद के संघर्ष में, और जब से चंद्रशेखर आज़ाद सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करने के लिए उतरे, उस संघर्ष के भी लगातार साथी रहे हैं अमरकांत भाई। तो अमरकांत भाई, आपका और चंद्रशेखर आज़ाद भाई का कब संपर्क हुआ? सबसे पहले तो अमरीश भाई धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मेरा और आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का संपर्क 2006 से है। हम डीएवी कॉलेज देहरादून में पढ़ा करते थे और आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी बीए में एडमिशन लिया था आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जब एडमिशन लिया, वो छुटमलपुर से देहरादून डेली आते थे, बीए में एडमिशन लिया था उन्होंने, और हम दोनों एक ही ग्रुप के सदस्य थे। एक डीएवी कॉलेज पूरे उत्तराखंड का एक सबसे बड़ा महाविद्यालय है, जहाँ से राजनीति की शुरुआत होती है उत्तराखंड की। बड़े बड़े चेहरे रहे हैं उत्तराखंड के जो, और उस टाइम तो उत्तर प्रदेश भी होता था 2000 से पहले। बड़े बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के 2-3 बार के मुख्यमंत्री भी रहे और बहुत लोग रहे हैं। मतलब वहाँ के बड़ी हस्तियाँ रही है डीएवी कॉलेज से, बहुत बड़ा नाम है डीएवी कॉलेज देहरादून। तो हम लोग एक ही ग्रुप में रह करके हम छात्र राजनीति करते थे, छात्र हितों की रक्षा करते थे। और आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी में जब उन्होंने एडमिशन लिया तो एक जज्बा होता था कि लोगों के लिए, मैं सच के लिए कुछ करूं। एडमिशन लिया, फिर इन्होंने अपने क्षेत्र के जो बच्चे देहरादून नहीं पहुंच पाते थे या पैसे के अभाव में जिनके एडमिशन्स नहीं होते थे, आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने समाज के लोगों के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके ये देहरादून एडमिशन कराते थे, स्कॉलरशिप दिलाते थे बच्चों को। मतलब इतना संघर्ष करते थे उनके लिए, और साथ में अपनी पढ़ाई। गरीब परिवार से थे भाई, फादर जो थे वो हेडमास्टर थे और परिवार बड़ा था, तो बड़ा संघर्ष करते थे। तो हमने तो उन दिनों से देखा। कॉलेज टाइम की कोई ऐसी याद जब आपको लगा कि हाँ भाई, इस शख्स में कुछ विशेष है, ये शख्स कुछ आगे बढ़ेगा? आपको कब एहसास हुआ? कोई याद है ऐसी आपको? नहीं, मुझे याद है हम लोग देहरादून में हम तो मस्त रहते थे, क्योंकि मैं पहले से 2000 से देहरादून में था, 2000 से। तो जब गांव का बच्चा देहरादून जाता था, जो कि एक फैशन का शहर कहा जाता था, मुंबई के बाद देहरादून में फैशन आ जाता है और वहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। आपने देखा होगा कि फिल्म इंडस्ट्रीज में भी सभी चीज़ों में देहरादून का बहुत सारा नाता है, तो देहरादून बहुत एडवांस शहर था। तो आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी उस टाइम भी, कॉलेज में एक उम्र होती है, उस टाइम आदमी इधर उधर भटक जाता है, तो हम लोग देखते थे कि आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी में एक जज्बा था समाज के प्रति, छात्रों के प्रति, घर परिवार के प्रति बहुत कुछ करने का और अपने परिवार का नाम बढ़ाने का। कभी कभी तो हम लोग भी कह देते थे भाई, आज हमारे सांसद है, उस टाइम हम मित्र थे, तो हम कह देते थे चंद्रशेखर भाई आप क्या, मतलब इतना क्यों संघर्ष करते हो? तो वो बचपन से उनका कहना था कि मैं बचपन से ही मैं बाबा साहब को मानने वाला हूँ और उनके विचारों पर आगे चल के काम करने के लिए मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि मैं अपने इस दबे कुचले समाज के लिए कुछ करूं। क्योंकि दलित समाज को हमारे इस देश में दबा कुचला समाज माना जाता है, जो लोगों की सोच है। पर हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी की सोच ये थी कि सर्व समाज एक है, और जो लोग गरीब है,
जो बच्चों को नहीं पढ़ा, बहुत बच्चों को उन्होंने एडमिशन कराए हैं और बहुत का भविष्य उन्होंने सिक्योर किया है, जो देहरादून जाने की कभी नहीं सोचते थे, उन्हें देहरादून लेकर के गए। और छात्र राजनीति में भी उनका एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप रहा है। लगभग 3-4 चुनाव तो ऐसे हैं जो उन्होंने अकेले अपने दम पर जिताए हैं। बहुत बड़ा योगदान है वहाँ भी। क्या चंद्रशेखर आजाद जी के राजनीति में आने का जो नींव है वो डीएवी कॉलेज देहरादून से पड़ी? राजनीति की जो नींव आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी में राजनीतिक प्योर जो नींव पड़ी है वो तो देहरादून डीएवी कॉलेज से, मगर उससे पहले सामाजिक कार्य वो जब हमें मिले तब उनकी एक सोच थी कि वो सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। एक ही क्लास में रहे आप लोग? चंद्रशेखर जी हमसे जूनियर थे। कैसे संपर्क हुआ आप दोनों का? नहीं, जब साथ में रहते हैं भाई, हम भी मुजफ्फरनगर से आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी छोटमलपुर से थे, तो एक प्लेन और पहाड़ के थोड़ा सा एक फर्क रहता था, तो मतलब नजदीकियां बढ़ गई थी प्लेन का होने के नाते, तो हम लोग साथ रहते थे। छात्र राजनीति के बाद में 2006 से 12 तक आप लोग छात्र राजनीति में साथ रहे या छात्र जीवन में साथ रहे। उसके बाद में चंद्रशेखर आजाद जी के जीवन का दूसरा ही संघर्ष शुरू हुआ और सहारनपुर में जो चीज़ें हुई और जिस तरह की चीज़ें उनके जीवन में हुई, राष्ट्रद्रोह के आरोप में उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ, लंबे टाइम तक वो जेल में भी रहे। जिस तरह की जीवटता चंद्रशेखर आजाद ने दिखाई, क्योंकि अगर उस तरह के माहौल में मैं समझता हूँ कि कोई दूसरा शख्स होता तो शायद टूट जाता, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अड़े रहे, डटे रहे। कैसे देखते हैं आप उनके व्यक्तित्व को? ये बड़ी हिम्मत, मैंने आपको बताया, वो बड़े हौसले वाले व्यक्ति हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि 1.5 साल जेल में वो रहे। इससे पहले घटना हुई जब ये अपनी पढ़ाई पूरी करके छुटमलपुर वापस आए और समाज के लिए धीरे धीरे कार्य कर रहे थे, तो छुटमलपुर में एक झगड़ा हुआ स्कूल में, इंटर कॉलेज में, राजपूत और दलित समाज का। तो वहाँ दलित समाज पर अत्याचार किया गया, बच्चों को पीटा गया राजपूत समाज के लोगों के द्वारा। तो इन्होंने उस चीज में बढ़ करके उनकी आवाज उठाने का काम किया और बड़े जोरों के साथ समाज की आवाज उठाई कि ऐसा नहीं होगा। स्कूल जो है, कॉलेज जो है, वो विद्या का मंदिर है। वहां किसी भी समाज का व्यक्ति हो बराबरी का अधिकार रखता है, क्योंकि हम शिक्षा लेने आए हैं। तो स्वर्ण हो, दलित हो, ओबीसी हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, वो शिक्षा का मंदिर है। वहाँ गुरु के लिए सब समाज एक समान है, वो छात्र है वहाँ पर। अब सवाल आता है राजनीति में चंद्रशेखर आजाद जी के आगमन का। पहला चुनाव, विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा, कोई विशेष सफलता उन्हें हासिल नहीं लगी हुई। राजनीति से पहले उन्हें राजनीति में आने का कोई नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूं। उन्होंने 2016 में भीम आर्मी की स्थापना की। उन्होंने एक संगठन बनाया कि समाज के प्रति मैं एक संगठन के माध्यम से समाज के लिए काम करूंगा, समाज की रक्षा करूंगा। राजनीति का विचार तो जब 16 से लेकर के 22 तक वो संघर्ष करते रहे और उनके ऊपर अत्याचार होते रहे। कभी उन्हें मुकदमों में जेल भेज दिया। दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा जब सतगुरु रविदास जी महाराज का मंदिर तोड़ा गया, तब उन्होंने गुरु महाराज की लड़ाई, मंदिर की जो लड़ाई थी, वो लड़ने का काम किया। तब उन्हें कम से कम इतनी लाठियां मारी गई कि उनकी रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया। एक युवा लड़का इस उम्र में अगर समाज के लिए संघर्ष कर रहा है और गुरु महाराज के मंदिर के लिए संघर्ष कर रहा है, जो आदर्श सभी गुरु रविदास जी की कोई कल्पना या तुलना किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि वो महान ज्ञानी व्यक्ति थे। उसके मंदिर तोड़ने में उनके साथ इतना अत्याचार हुआ कि इतनी पिटाई उनकी की गई कि आज भी उनकी रीढ़ की हड्डी में गैप है। 2 घंटे 3 घंटे उन्हें बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जब उन्होंने देखा कि इस भारतवर्ष के अंदर जो है, मैं समाज के कार्य एक संगठन बना करके पूरी लड़ाई उनकी नहीं लड़ सकता हूं, क्योंकि हमारे देश में अगर किसी की आवाज उठानी है तो संवैधानिक पद पे होना चाहिए, तो विधायक होना चाहिए या एमपी होना चाहिए। तो उन्होंने कोशिश की 2022 में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने गोरखपुर हम लोग चुनाव लड़ने गए थे,
वहाँ हम लोगों को 15 वोट मिली, पर हमारा हौसला टूटा नहीं। हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का हौसला टूटा नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आगे और संघर्ष करेंगे, पर मैं अपने लोगों की आवाज़ उठाने का अब संगठन के साथ साथ मुझे किसी सदन में रह करके मैं समाज की आवाज़ को उठाने का, क्योंकि आपने देखा होगा कि मौजूदा सरकार किसी की भी हो, अगर कोई देश के अंदर उभरता हुआ चेहरा है तो मीडिया उसे दिखाने का काम नहीं करती। उन्हें पता था कि मैं विधानसभा में या पार्लियामेंट में जाकर के अगर अपनी आवाज़ उठाऊंगा तो वो पूरे देश सुनेगा। समाज की बातें पूरी मगर मैं वहाँ उठाऊंगा तो वहाँ उस पर अमल होगा, क्योंकि जो हमारा पार्लियामेंट है वो देश के सबसे बड़ा सदन है। तो फिर उन्होंने चुनाव लड़ा नगीना से और बड़ी मेहनत की। इस बीच समाज के लिए बहुत संघर्ष किया, मुस्लिम समाज के लिए भी बहुत संघर्ष किया। जब CNRC का मामला था, उसे लोग किसी भी उसमें ले जामा मस्जिद पर जाकर के उस सबसे पहले मुस्लिम समाज के भाइयों के साथ खड़े थे। देखो, हमारा ये हिंदुस्तान है, लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम, पर हमारे देश में सभी जाति के लोग मिलकर एक गुलदस्ता बना है, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां मजहब की, धर्म की लड़ाइयाँ कराती है, लड़ाती है और अपने वोट बैंक की राजनीति करती है। तो आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी सर्व समाज के लोगों को एक साथ लेकर के चलते हैं, उनके दुख को अपना दुख समझते हैं, उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं। और दिन रात मैं आपको बता दूं, बहुत लोग होंगे जो जमीन से उठ करके, जिन्हें विरासत में कुछ नहीं मिला, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, उसके बावजूद वो 3 से 4 घंटे की नींद लेते हैं। पूरे देश में कहीं भी आपने देखा भी होगा अमरीश भाई कि कहीं कोई भी घटना होती है तो वो आदमी वहां पहुंचते हैं। 3 से 4 घंटे की नींद लेते हैं, जिससे कि आजकल उनका स्वास्थ्य भी खराब रहता है। पर उन्होंने कहा है कि मैं अपने पूरा जीवन मैंने समाज के प्रति न्यौछावर कर दिया, देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, पूरे देश के लोग, हिंदुस्तान के लोगों के प्रति अपना जो जीवन है वो इनके नाम कर दे। वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। तो भीम आर्मी के जरिए जो संगठन उन्होंने बनाया, जिसके जरिए उन्होंने ये सोच लेके वो चले कि समाज में जो भेदभाव की लड़ाई है उसे आप खत्म करें, उस संगठन के जरिए वो व्यवस्था में ज़्यादा परिवर्तन नहीं ला पाए। और आप कह रहे हैं कि भाई उत्पीड़न का शिकार भी हुए, इसी वजह से उन्होंने फिर राजनीति में कदम रखा। बिल्कुल, संगठन से समाज को जोड़ा, साथ एक पूरे समाज को धीरे धीरे उनकी जहाँ पर अत्याचार होता था संगठन के लोग वहाँ पर जाते थे। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसे आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ज़्यादा बदलाव नहीं ला सकते थे। उसके बाद सब लोगों ने, हमारे यहाँ आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की एक नीति है कि हमारे यहाँ पर अगर जो पार्टी और संगठन तय करता है वही होता है। आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी भी उसी का एक पार्ट है। भीम आर्मी चीफ हैं, स्थापक है, पर उसके साथ साथ अगर कमेटी का कोई आदेश है तो आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी भी मानते हैं। अनुशासन हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। ये अब बात करते हैं उस बड़े मुद्दे की तरफ जो जिसकी वजह से पिछले कई दिनों से बड़ा विवाद उठ रहा है। चंद्रशेखर भाई नेशनल मीडिया की सुर्खियों में भी है। डॉक्टर रोहिणी घावरे, जिन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी पे, जिनका आरोप है कि भाई 2.5-3 साल उनके चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ संबंध रहे और अब चंद्रशेखर आज़ाद उन्हें धोखा दे रहे हैं। उनका आरोप है कि भाई उन्हें ही नहीं, कहीं दूसरी महिलाओं का उत्पीड़न भी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया है। चूँकि आप कॉलेज टाइम से उनके दोस्त रहे हैं, तो 6 साल का साथ आप लोगों का कॉलेज टाइम का भी रहा है और माना जाता है कि भाई आदमी के चरित्र की नींव की सबसे बड़ी परख कॉलेज टाइम में ही होती है। तो आप इन आरोपों में कितनी सच्चाई महसूस करते हैं? और कॉलेज टाइम में भी क्या जिस तरह के आरोप डॉक्टर रोहिणी घावरे लगा रही है चंद्रशेखर आज़ाद जी पे, आपको उनकी कोई झलक दिखाई दी थी कॉलेज टाइम में भी? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये तो बेबुनियाद बातें हैं। जिस उम्र में आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी देहरादून, मैंने बताया आपको, कॉलेज में आए थे, उस उम्र में देहरादून में जाकर के बहुत लोग इधर उधर बहक जाते थे। आज तक आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक सुपारी तक तो मुंह में डाली नहीं है। कभी बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, शराब
इससे बल्कि वो सबको रोका करते थे, जो सीनियर थे वो भी अगर करते थे तो वो उन्हें भी रोकते थे कि भाई ये चीज गलत है। वो आदमी वहां पर नहीं बह के उस दौर में। तो आज ये आरोप सब बेबुनियाद आरोप है, क्योंकि सबको लगता है आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ऊपर जा रहे हैं और आने वाले 27 में एक बड़ा चेहरा बनेंगे। और बड़ा चेहरा तो बन चुके हैं, 27 में कुछ राजनीतिक भूचाल आएगा तो लोग जो है उनके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर रहे हैं। हमने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी जो है अपने परिवार के प्रति समर्पित है। जो आदमी समाज में रह के इतनी दूर जा करके पूरे देश में घूमता है, समाज को टाइम देता है, परिवार को भी कम समय दे पाते हैं, तो वो आदमी ऐसा कैसे आरोप लगा रही है जो दुनिया है, बेबुनियाद है। और रही बात डॉक्टर रोहिणी, हमने तो कभी इनका नाम नहीं सुना। हमने तो ये देखा कि आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने महिलाओं को या तो बहन की नजर से देखा है या मां की नजर से देखा है। आज तक उनके चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठी। लोग षड्यंत्र करके क्या बात करते हैं, क्या अफवाहें फैला रहे हैं, या कौन ये चीज करा रहा है। आपने देखा होगा अभी ब्रजभूषण सिंह जी ने भी एक बयान दिया। ब्रजभूषण सिंह जी तो अपनी खुंदक निकाल रहे हैं क्योंकि उनका चरित्र ऐसा है। अभी जाट समाज की बेटियों के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया था, उसमें चंद्रशेखर आजाद जी ने जाकर के कहा था, अगर आप सब लोग मुझे ये कहेंगे तो मैं उसे घर से खींच के लाने का काम करूंगा। वो खुंदक वो निकाल रहे हैं। और देखिए, मैं तो, रही बात डॉक्टर रोहिणी घावेरी की, वो ऐसा काम ना करे किसी के बहकावे में आके कि कल एक समाज का, जो समाज की लड़ाई लड़ने का एक व्यक्ति काम कर रहा है और जिम्मेदारी के साथ इस चीज को उठा रहा है, उस पर ऐसे आरोप ना लगाए। मैं उन बहन जी से भी ये कहना चाहूंगा कि ऐसी बातें ना करें। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को मैं बहुत करीब से जानता हूं, वो ऐसा कभी जीवन में नहीं कर सकते और ना उन्होंने कभी ऐसा काम किया है। लाखों दर्शक जो वीडियो देखेंगे, आपकी निष्पक्षता पे भी सवाल उठ जाएंगे अगर चीज़ें कुछ और रूप में सामने आई। अमरकांत भाई, चूंकि आप दोनों दोस्त हैं और लोग कहेंगे भाई ये तो दोस्त है, फेवर करना ही था, लेकिन अगर मान लो, चूंकि जनता के सामने भी सच्चाई आना जरूरी है। कितनी महिलाएं चंद्रशेखर आजाद भाई के जीवन में आई, आपके उनके दोस्ताना संबंध है ये और लंबे समय से है, तो कितनी महिलाएं चंद्रशेखर भाई के जीवन में आई, थोड़ा बताएं दर्शकों को। देखो, मेरी नज़र में तो माँ बहन वो आई या उनकी जो शादी हुई है हमारी भाभी वो हैं, उनके अलावा ना वो किसी महिला को कभी, मतलब ये जो बातें हो रही है प्रेम पर सके, मैं नहीं मानता। रही बात राजनीतिक दोस्ती, और ये मैं दोस्त तब तक था उनका जब तक हम कॉलेज में पढ़ते थे। आज वो मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उनका एक कार्यकर्ता हूं, तो आज दोस्ती की बात तो है ही नहीं, सवाल या निशान उठने का तो कोई। मैं तो उनके कार्यकर्ता हूं और जो मैंने उनके अंदर देखा मैं वही आपको बता रहा हूं। तो आप कह रहे हैं चंद्रशेखर भाई के जीवन में सिर्फ एक ही महिला आई जो उनकी पत्नी है, जो उनकी पत्नी है। परिवार के अनुसार उन्होंने शादी की और वो अपने परिवार में खुश है। इस परिवार की खुशी को लोग नजर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जी की तरक्की रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर इन बातों से कुछ नहीं होगा। और ज्यादा मैं कहना नहीं चाहूंगा इस बारे में। मैंने देखा न्यूज पे, मैंने देखा कि उनके, मैं आपको अगर कुछ फोटोग्राफ दिखाऊं, मैंने अभी न्यूज उससे फेसबुक से उठाए हैं। डॉक्टर रोहिणी घावरी जी मनोज तिवारी जी के साथ बैठी हैं, टोटल भाजपा के लोगों के साथ उनके फोटोग्राफ्स आ रहे हैं। तो इसे मैं क्या समझूं? अगर वो चंद्रशेखर जी की, मैं एक बार आप कहो और दुनिया कह रही है वो चंद्रशेखर जी के साथ संगठन में काम करते, तो भाजपा के साथ क्या मतलब है उनका? ना तो उन्होंने कभी हमारे संगठन में काम किया, ना वो कभी हमारे संगठन की हिस्सा रही, ना वो हमारी पार्टी का हिस्सा रही कभी। सामाजिकता के नाते अगर मैं आपके शहर में जा रहा हूं, दूसरे शहर में जा रहा हूं, और वहां कोई समाज से लोग मिलते भी हैं, तो क्या आपके साथ मेरा फोटो, आजकल एआई का कमाल इतना अच्छा है, ये नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई के माध्यम से आप किसी की फोटो भी आप किसी के साथ जोड़ करके आप कह दीजिए कि मैं ये मैं वो, तो ये कोई पॉसिबल नहीं है। स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रही है और ये भी कह रही है व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट, और ये भी कह रही है कि भाई भाजपा
के यहाँ से थैले भर भर कर नोट आते थे चंद्रशेखर आजाद जी के पास में, और ये भी कह रही है कि अगर नगीना का चुनाव चंद्रशेखर आजाद जी हार गए होते तो स्विट्जरलैंड उनके साथ शिफ्ट हो गए होते। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को वो कह रहे हैं भाजपा के नोट। हमने गोरखपुर जो चुनाव 2022 में आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने लड़ा था, सब कार्यकर्ताओं ने थोड़ा थोड़ा पैसा जुटा करके हमने वहां चुनाव लड़ा था। उसके बाद 2024 का चुनाव जो लड़ा वो समाज से केतली हमारा निशान था। उसमें एक एक रुपया का चंदा जोड़ करके पूरे समाज से चंदा लेकर के, और जितने लोग मिलने वाले थे, दोस्त भाई बहन रिश्तेदार, सब ने थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा कर करके चुनाव लड़ा। कभी कभी तो ऐसा होता था कि गाड़ी में तेल डलवाने का पैसा नहीं होता था। भाजपा हमें थैले भर भर के अगर नोट भेजती तो आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी आज तक अपना मकान तो बना पाते, अपनी गाड़ी तो खरीद पाते। गाड़ी भी दोस्तों ने जो उन्हें दी है, कुछ पैसा इकट्ठा करके उस गाड़ी से वो आज भी सफर करते हैं। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के जब से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, जो उनकी तनख्वाह भी आती है वो भी वो समाज के मंदिरों में दान कर देते हैं, और उससे भी समाज में लगाने का काम करते हैं। अगर वो चाहते तो आज वो भी अपने बच्चों को बाहर विदेश भेज सकते हैं, पर जब पैसा ही नहीं है, इन लोगों के आरोप थैला भर के, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। भाजपा हमें पैसा क्यों देगी? भाजपा आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को पैसा क्यों देगी? हम भाजपा के खिलाफ ही तो लड़ रहे हैं। नगीना चुनाव भाजपा के खिलाफ ही तो हुआ, तो क्या भाजपा अपने लोगों को हरवाना चाहती है? तो कोई दम नहीं मानते आप इन आरोप? पैसा दिख जाता है। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के पास मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 लाख रुपए भी नहीं होंगे। जो माताजी के पास बाबूजी की पेंशन आती होगी, वो पेंशन में से कुछ पैसा बचा होगा तो बचा होगा, या जो आज इनकी सैलरी आती है उसमें से जो ये समाज में के कामों में पैसा लगा करके, मैं बहुत सारी ऐसी चीजें आपको चंद्रशेखर आजाद जी की बता दूंगा कि जिन बच्चों के पास पढ़ने का पैसा नहीं है, आज भी चंद्रशेखर आजाद जी अपने दोस्तों से, लोगों से कह करके उनके स्कूल में पैसा, उनकी फीस, किताबें और ड्रेस देने का काम करते हैं, जो कि वो समाज में कहीं दिखाते भी नहीं है। बहुत ऐसे 100-200 बच्चे ऐसे हैं, आज तक कहीं उन्होंने कभी इस बात का जिक्र तक नहीं किया। तो गंभीर आरोप घेरे में चंद्रशेखर आजाद जी हैं, और डॉक्टर रोहिणी घावरे ने खुद के साथ में और आरोप लगाए भी कई और महिलाओं के साथ में चंद्रशेखर आजाद जी के संबंध रहे। आज हमने एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की आपको चंद्रशेखर आजाद जी के चरित्र की, और उनके कॉलेज टाइम के दोस्त रहे। 6 साल की दोस्ती इनकी कॉलेज टाइम की रही। आज उन्हीं की पार्टी में वो एक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। अमरकांत जी मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सदस्य हैं। सारी तस्वीर उन्होंने सामने रख दी। अब आप अपने विवेक से फैसला लें कि चंद्रशेखर आजाद जी पर लगे रोहिणी घावरे के आरोपों में कितनी सच्चाई है। और अमरकांत भाई कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी के जीवन में सिर्फ एक ही महिला आई जिसके साथ उन्होंने रिश्ता निभाया, और आज वो उनकी पत्नी है।